हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद अस। और बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है बिहार शिक्षक भर्ती की। आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी तैयारी, और एग्ज़ाम की आपकी डेट भी आ गई हैं। तो आप अपना अच्छे से जो भी पढ़ा है अब तक उसका रिवीजन करते रहिएगा, बैक ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा। और मैं आपकी कक्षा 6, 7 की एनसीईआरटी करवा चुकी हूँ, और 8th की मैं आपकी लेकर आई हूँ एनसीईआरटी। और 8th की एनसीईआरटी के 4 चैप्टर आपके हो गए हैं। आज हम आपका 5th चैप्टर करवाएंगे, कोयला और पेट्रोलियम। क्या है चैप्टर का नाम? कोयला और पेट्रोलियम। अगर आपने और सारी क्लासें नहीं देखी हैं मेरी तो देखी जाइए, और लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ कर दीजिएगा। जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी करें शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्या है हम लोग का चैप्टर। क्या है? कोयला और पेट्रोलियम। फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का, प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा गया। प्राकृतिक संसाधनों को कितने रूपों में बांटा गया भाई? 2 रूपों में बांटा गया। अच्छा, प्राकृतिक संसाधन, ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाली नहीं है। उदाहरण सूर्य का प्रकाश और वायु। क्या है? जो मानवीय क्रियाकलापों से आपका क्या समाप्त नहीं होंगी, जो सूर्य का प्रकाश है और आपका वायु है। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, आइए देखते हैं कौन कौन है। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, हमारी मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण हैं जैसे वन है। वन है, देखिए हम लोग वन काट देंगे तो वन समाप्त हो जाएंगे, इसलिए वन को काटना नहीं चाहिए, मतलब पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। वन्य जीव हो गए, खनिज हो गए, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों या जीवाश्मों से होता आता है। इन्हें जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। इन्हें और क्या कहते हैं भाई? इन्हें जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या? कोयला। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। खाना पकाने हेतु आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। मतलब खाना पकाने के वाले, जब पहले इतनी सारी सुविधाएं नहीं तो हम लोग देखा होगा कोयले की सहायता से ही हम लोग अंगीठी से खाना बनाते थे। आज भी लोग बनाते हैं, लेकिन पहले बहुत करते थे। पहले इसका उपयोग रेल इंजन को चढ़ा रेल इंजन में किया जाता था, भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु में हम लोगों का किया जाता है। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन क्या है? मृदा के नीचे आपके दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। कोयले में मुख्य रूप से भाई क्या होता है? कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। जैसे जो भी मृत वनस्पति हैं उनके धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग? कार्बनीकरण। और कोयले में क्या होता है हम लोगों का? कार्बन होता है। ठीक है, क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कोयले को और क्या कहते हैं हम लोग? जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं भाई, इस चीज़ को याद रखना। और कोयले में कार्बन होता है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। वायु में गर्म करने पर क्या होता है? कोयला हम लोग का जल जाता है। और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैसें उत्पन्न करती। कोयला कौन सी गैसें उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसें उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद किए जाते हैं, जैसे कि कोक, कोल तार और कोयला गैस। ये क्या है हम लोगों के लिए? कुछ उपयोगी उत्पाद हैं। आइए देखते हैं कोक भाई। पहले कोक एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, मतलब कार्बन का शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। किसमें भैया? औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। किसका भाई? कोक का। कोल तार, यह एक तीक्ष्ण गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है। कैसा है? काला गाढ़ा द्रव है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, आपका पेंट हो गया, आपका फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण हो गई, छत निर्माण आदि में होता है। किसका? आपका प्रयोग होता है आदि में कोल तार का आपका उपयोग होता है। मौत और अन्य कीट को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेपथलीन की गोलियां भी कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। किससे प्राप्त की जाती हैं हम लोग की भाई? ये भी कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर
पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है उपयोग? पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? पक्की सड़क बनाने में किया जाता है हम लोगों का। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का कोयला गैस। क्या नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का? कोयला गैस। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। किस रूप में उपयोग की जाती है आप लोगों के? भाई ये ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। क्या? कोयला गैसों को। आइए नेक्स्ट हम लोगों का पॉइंट क्या है? पेट्रोलियम। क्या पॉइंट है हम लोगों का? नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रोलियम। आइए पेट्रोलियम में हम लोग देखते हैं ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है। किसमें? मोटरसाइकिल, स्कूटरों और कारों में होता है। भारी मोटर वाहन जैसे ट्रक और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। किससे प्राप्त होता है हम लोग? प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेट्रोलियम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। किससे हुआ है निर्माण इनका? समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र की तली में जाकर जम गए। जब मृत हुए तो जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब से मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में क्या कर दिया भाई? परिवर्तित कर दिया। आई नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर होता है। किसकी? जल की परत, क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इनमें मिश्रित नहीं होते हैं। तेल और उससे हल्के होते हैं और मिश्रित भी नहीं हो सकते। विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ खुला था? पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवेदित ड्रिल किया गया था। कहाँ खुला था? अमेरिका में खुला था। 18 कब खुला था? 59 में। आइए नेक्स्ट पॉइंट है 1867 में असम के महाकुंभ नामक स्थान पर तेल का पता चला। कहाँ? असम के महाकुंभ नामक। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे, हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बेसिन में पाया था। कहाँ भाई? भारत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में तेल कहाँ? आपका असम हो गया, आपका गुजरात हो गया, आपका बॉम्बे हाई हो गया और गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन में पाया जाता है तेल। अच्छे से याद रखिएगा। पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम गहरे रंग का तेली द्रव है। इसकी गंध तीक्ष्ण होती है। विभिन्न संगठनों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। किस किस का मिश्रण होता है आपका? स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम का मिश्रण। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों या प्रभाजों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है? परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी से संपादित किया जाता है। किसके? पेट्रोलियम परिष्करणी से संपादित किया जाता है आपका। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। किससे? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से क्या अनेक उपयोगी पदार्थ आपके प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रो रसायन। इनका उपयोग अपमार्जक रेसे, पॉलीएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। किसके द्वारा? पाइपों द्वारा। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। किसके रूप में भंडारित किया जाता है आपका? सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है आपका। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। किसके लिए? ऊर्जा उत्पादन हेतु। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा चलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। किसके माध्यम से की जाती है? पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। पाइपलाइन एक ऐसा जाल है बड़ौदा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरक के औद्योगिक निर्माण में किया जा रहा है। क्या? बहुत से रसायनों और औद्योगिक निर्माण में किया जा रहा है।
भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाया जाता है। आपका सीमित प्राकृतिक संसाधन, कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं। कब तक चलने वाले हैं? कुछ 100 वर्षों तक और चलने वाले हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का देखते हैं। क्या ईंधन है? घरेलू और औद्योगिक उपयोग से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के रूप में स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि ये पदार्थ हम लोगों के क्या कहलाते हैं? ये पदार्थ हम लोगों के क्या कहलाते हैं भाई? ईंधन कहलाते हैं ये पदार्थ। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट है ये। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, यह सस्ता होता है और वायु में समान दर से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। जलने में के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। कौन? ईंधन की बात हो रही है। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो कि विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताओं पूरी करता है। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। कैसे होते हैं? अन्य ईंधनों की अपेक्षा आपके सस्ते होते हैं। ईंधन दक्षता क्या है हम लोगों का पॉइंट? ईंधन दक्षता पॉइंट है हम लोगों का। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्व दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उनका ऊष्मीमान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया था। किसके द्वारा? हम लोग को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का देखते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक क्या डालता है? आपका हानिकारक प्रभाव डालता है हम लोगों पर। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बनिक ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। कैसे? दमा जैसे श्वास रोग हम लोगों के उत्पन्न करते हैं। ईंधन का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैला गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना क्या होता है भाई? खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्ण ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, पौधे और डीजल के दहन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्या निकलती है हम लोगों की? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दम घोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए क्या होती है हम लोगों की? बहुत हानिकारक होती है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी कैसा ईंधन है? अधिक स्वच्छ ईंधन है हम लोगों का। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? लाखों वर्ष पूर्व हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। कोक, कोल tar और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद है। पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेक तेल आदि प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, कोयले और पेट्रोल के संसाधन सीमित हैं। हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? न्यायोचित। दहन और ज्वाला, मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। ठीक है, दहन क्या है? आइए देखते हैं हम लोग दहन क्या है। मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। काष्ठ, कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। क्या देखता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। हम लोग का रासायनिक विक्रम जिसमें ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव, गैस या हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा
एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ठीक है, ऊपर दी गई अभिक्रिया में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला क्या है, दाह पदार्थ है हम लोगों का। जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका क्या कहलाता है, ज्वलन ताप हम लोगों का कहलाता है। दाह पदार्थ जब तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता है जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आग नहीं पकड़ते हैं, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वह आग पकड़ लेता है। लेकिन पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना क्या होता है, पहुंचाना हम लोगों का आवश्यक होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। यदि कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वह जलता नहीं है। जिन पदार्थों को ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण है पेट्रोल, एल्कोहल, द्रवित पेट्रोल, गैस और एलपीजी आपका आग आदि। आग पर नियंत्रण कैसे करें। घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगने पर फायर ब्रिगेड स्टेशन आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा कर दे जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना जो हम लोग का रुक जाता है। जल वाष्प और ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। ये आवश्यकताएं हैं ईंधन, वायु, ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु और ऊष्मा ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। ये स्थिति हम लोगों की बन जाती है। इनमें से एक या एक से अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है आप लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों के दहन के प्रकार हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। गैस स्टोव की घुंडी नाव घुमाकर गैस चालू करने पर गैस तेजी से जलने लगती तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपेटे के साथ जल उठता स्वतः दहन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वतः वो दहन कहलाता है हम लोगों का। त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती। पटाखे पर दाब डालने पर भी क्या हो जाता है, हम लोगों का विस्फोट हो जाता है। आइए देखते हैं ज्वाला की संरचना हम लोगों की क्या है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है और कोई ज्वाला नहीं देता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फुकनी से ज्वाला सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकता है। ठीक है, बाहरी भाग पर फूंकता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के कुछ ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। जो पदार्थ वायु में जलते हैं दहन कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन वायु में आवश्यक है। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेते हैं। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। कैसा होता है, ज्वलन ताप बहुत कम होता है हम लोगों का। आग उत्पन्न करने आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आग पर नियंत्रण पाने और समानता जल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दहन विभिन्न प्रकार के जैसे तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोटक आदि। ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं। अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र हम लोगों के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोगों का,
आदर्श ईंधन सस्ता और आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला, आसानी से वहन योग्य होता है। ठीक है, और इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। यह ऐसी गैस या अवशेष नहीं छोड़ता है जो पर्यावरण को क्या करे, हम लोगों का प्रदूषित करे। ईंधन की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं। ईंधन दक्षता को ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। किसको? श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी हुई मात्रा को विश्व उष्णायन का कारण बताया जाता है। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए आप लोगों के क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो आपका ये चैप्टर था 5th कोयला और पेट्रोलियम, जो आपका फिनिश हो गया। आइए हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। पौधों एवं जंतुओं का क्या करते हैं, संरक्षण। आइए देखते हैं क्या दिए, वनोन्मूलन। क्या हेडिंग हम लोगों की, वनोन्मूलन हेडिंग है हम लोगों की। वनों, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जनित के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। वर्तमान में क्या हम लोग का, वर्तमान में इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन बहुत बड़ा क्या बन गया, खतरा बन गया है। वनोन्मूलन का अर्थ वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। क्या की जाती है? वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। आइए देखते हैं वो उद्देश्य क्या क्या है हम लोगों के हैं। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी के ईंधन के रूप में हम लोगों का क्या करना, प्रयोग करना। दावानल अग्नि एवं भीषण सूखा की वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारण हैं। ठीक है, वनोन्मूलन के परिणाम। आइए देखते हैं क्या क्या वनोन्मूलन के परिणाम है। वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। वनोन्मूलन से क्या होता है, प्राकृतिक संतुलन भी हम लोगों का क्या होता है, प्रभावित होता है। यदि वनों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रहे तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, हम लोगों की आवश्यकता होती है। कम वृक्ष का अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का क्या करती है, प्रग्रहण करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णायन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का क्या पड़ता है, हम लोगों का प्रभाव पड़ता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मरुस्थलीकरण कहते हैं। वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व गठन इत्यादि वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। आइए देखते हैं। पंचमढ़ी जैव मंडली संरक्षित क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं और निचले पश्चिमी घाट के समान है। इस क्षेत्र की जैव विविधता कैसी है, अनूठी है। जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का जैव मंडल। क्या पॉइंट है, जैव मंडल। आइए देखते हैं जैव मंडल में हम लोगों का क्या क्या दिया हुआ है और आप लोग अपनी पढ़ाई कैसी चला रहे हैं, ये बताइए कैसे कर रहे हैं पढ़ाई।
अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ गया है, बिल्कुल पास में ही है। और पढ़ते रहिएगा, एनसीईआरटी आप लोग सारी पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी से ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। जयमंडल, जयमंडल पृथ्वी का वह भाग है, कैसा भाग है? वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य हैं। जैव विविधता का अर्थ है जीवन पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियों, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। किसका अर्थ है भाई ये आपका? जैव विविधता का। आइए नेक्स्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं, जैव मंडल आरक्षण। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होती है आपकी। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संरक्षित क्षेत्र। वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। किसके लिए? वनस्पति जात और प्राणी जात के लिए। राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने, शिकारी, पोचिंग इन क्षेत्र में निषिद्ध है, मतलब इस क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान हम लोगों का, राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर स्वतंत्र या निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। वन्य जीव जीवन, पौधों और जंतुओं, संसाधनों और उनके क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का पेड़ पौधों एवं जीव जंतु। कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, आइए देखते हैं। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। किसी विशेष प्रकार का पौधा या जंतु किसी विशेष क्षेत्र, राज्य अथवा क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय हो सकते हैं। माधव जी ने पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में स्थित साल और जंगली आम के पेड़ विशेष क्षेत्रीय वनस्पति जात का उदाहरण दिया है। भारतीय विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र की विशेष क्षेत्रीय आपके क्या है? प्राणी हैं। इनके आवास के नष्ट होने पर बढ़ती जनसंख्या एवं नई स्पीशीज के प्रवेश से विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के प्राकृतिक आवास पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इनके अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है आपका। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट देखते हैं। हेडिंग है हम लोग के स्पीशीज। स्पीशीज सजीव की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के सदस्यों के साथ अन्य जाति के सदस्यों को छोड़कर जननक्षम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक जाति के सदस्यों में समान लक्षण पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वन्य प्राणी अभ्यारण्य। क्या पॉइंट है? हेडिंग है वन्य प्राणी अभ्यारण्य। आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वन्य प्राणी जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, इन्हें प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। अभ्यारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारकर या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्ण निषेध है, मतलब पूरी तरीके से मना, शिकार नहीं कर सकते, उन लोगों को पकड़ नहीं सकते हैं। संरक्षित वन भी जीवों के लिए सुरक्षित नहीं रहे हैं क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनके वनों का अतिक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। प्राणी उद्यान भी वह क्षेत्र है जहाँ प्राणी जंतुओं का संरक्षण कर सकते हैं। तो कौन क्षेत्र है जहाँ प्राणियों और जंतुओं का हम लोग संरक्षण कर सकते हैं? राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एक विशाल आरक्षित क्षेत्र तथा पर्यावरण के संपूर्ण घटकों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। वह वनस्पति जात, प्राणी जात, रस भूमि एवं ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। कैसा वन है हम लोगों का? प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किस्म की टीक या सौगौन इस वन में मिलती है। सरकार ने बाघों के संरक्षण में प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की है।
इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना था। बाघ उन स्पीशीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों में क्या हो रहे हैं, विलुप्त होते आपके जा रहे हैं। परंतु सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है, अतः यह संरक्षण का क्या है, अनूठा आपका उदाहरण है। किसी समय शेर, हाथी, जंगली भैंस तथा बारहसिंगा भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते थे। वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही और विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। जो विलुप्त हो रहे हैं उनको संकटापन्न कहते हैं, मतलब वो लोग संकट में हैं। डायनासोर लाखों वर्ष से विलुप्त हो चुके। कुछ जीव के प्राकृतिक आवास में व्यवधान होने से उनके अस्तित्व को खतरा क्या हो गया, पैदा हो चुका। डायनासोर कब से विलुप्त हो चुके, लाखों वर्ष हो चुके हैं विलुप्त हुए डायनासोर के। बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है। अक्सर सांप, मेढक, छिपकली, चमगादड़ तथा उल्लू इत्यादि को निर्दयता से मार डालते हैं और परितंत्र में उनके महत्व के विशेष में सोचते भी नहीं है। उनको मारकर हम स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। देखो, उनको मारकर हम लोग स्वयं को हानि और स्वयं के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। यदि आकार में छोटे हैं परंतु परितंत्र में उनके योगदान का अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार जाल एवं आहार श्रृंखला के भाग हैं। ये भी बात सही है। किसके भाग हैं, आहार जाल और आहार श्रृंखला के भाग हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का क्या करते हैं, हम लोग निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं रेड डाटा बुक। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। पौधे, जंतु और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुकें, पुस्तकें हैं हम लोगों के। आइए देखते हैं फर्स्ट क्या है हम लोग का, IUCN। रेड डाटा बुक के अंतर्गत लाल सूची, रेड लिस्ट में विभिन्न प्रजातियों को उनकी स्थिति के अनुसार कुल 9 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया है। कितनी श्रेणियों में, 9 श्रेणियों में। लाल सूची विभिन्न पशुओं, कवक एवं पादपों की वैश्विक संरक्षण स्थिति पर दुनिया का सबसे व्यापक सूचक स्रोत है हम लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का विलुप्त। क्या है विलुप्त, पौधों एवं जंतुओं की उन प्रजातियों को विलुप्त प्रजाति कहा जाता है जिनका प्रकृति वन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र से पूर्णतः समापन, विनाश हो गया है। उदाहरण डायनासोर, डोडो पक्षी, मतलब इनका प्रकृति में हमेशा के लिए क्या हो गया, ये विलुप्त हो गए हैं। तो ये विलुप्त उसमें आ जाएंगे, बुक लिस्ट में आ जाएंगे। और कौन कौन इसके उदाहरण है, डायनासोर और डोडो पक्षी। वन से विलुप्त, जब एक प्रजाति अपने प्रकृति आवास में पूर्णतः विलुप्त हो चुके हैं परंतु मनुष्य द्वारा प्राकृतिक परिस्थितियों से चिड़ियाघर आदि में प्रजाति कतिपय सदस्य अब भी बचे हों तो वो क्या है, वन से विलुप्त। घोर संकट या गंभीर रूप से संकट, एक प्रजाति घोर संकट होता है और जब वह निकट भविष्य में जंगल में विलुप्त होने की संभावना का सामना कर रहा हो, जनसंख्या में कमी पिछले 10 वर्षों में से 90 से अधिक, तो उनको क्या कहते हैं, घोर संकट। जनसंख्या का आकार 50 या उससे कम परिपक्व सदस्य, गंभीर संकटग्रस्त प्रजातियां विलोपन के अत्यधिक नजदीक की क्या है, श्रेणी है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का संकटग्रस्त। क्या पॉइंट है हम लोगों का, संकटग्रस्त पॉइंट है। जब कोई प्रजाति अति संकटग्रस्त ना हो परंतु भविष्य में विलुप्त होने के संकट का सामना कर रही हो तो वह संकटग्रस्त कहलाती हैं। जनसंख्या में कभी पिछले 10 वर्षों से 70 वर्ष से अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का क्या है, सुभेदय। क्या है, सुभेदय, जब कोई प्रजाति गंभीर संकट ना हो परंतु भविष्य में वह वन में विलुप्त होने के संकट का सामना कर रही है। जनसंख्या में कभी, जो मतलब पिछले 10 वर्षों में या 50 वर्ष से अधिक में ना देखा गया, तो उनको इस लिस्ट में शामिल कर देंगे। प्रजाति के सदस्य की अनुमानित संख्या 10,000 से कम हो और 100 वर्षों में वन से विलुप्त होने की प्रायिकता कम से कम 10 हो। मतलब वो जनसंख्या में 10,000 से कम हो और 100 वर्षों से वन में विलुप्त 100 या 50 वर्ष हो गए जो विलुप्त हो, दिखाना हो तो उसको उसमें कर देंगे घोषित। निकट संकट, इस संरक्षण श्रेणी के अंतर्गत जीव या प्रजातियां आती हैं। वर्तमान में संकट प्रजातियों की सूची में शामिल नहीं है परंतु निकट भविष्य में जिनके अस्तित्व को समक्ष उत्पन्न हो सकता है, जो क्या अस्तित्व के समक्ष उत्पन्न हो सकते। कम चिंतनी, जब किसी वर्ग का मूल्यांकन हो और उनके अति संकटग्रस्त या संकटग्रस्त, सुभेद और संकटापन्न श्रेणियां पात्रता ना हो तो वह कम चिंतनी कहलाती। इन प्रजातियों के अस्तित्व के लिए कोई तात्कालिक खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का क्या है, प्रवास। क्या है, प्रवास। प्रवास पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आते हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। मतलब वो अपना क्षेत्र छोड़कर एक निश्चित दूसरे क्षेत्र में आ जाते हैं।
वह यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं था। मतलब वो जहाँ रहते हैं वहाँ समय उनका जो मौसम है बहुत ठंडा होता होगा, तो वहाँ वो लोग अपने अंडे नहीं दे सकते क्योंकि उनके बच्चों के लिए खतरा है, तो वहाँ अनुकूलन नहीं होता है, तो इसलिए वो यहाँ आ जाते हैं। क्या जीवन यापन हेतु अनुकूलन नहीं होता है? ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं उनको कैसा पक्षी कहते हैं हम लोगों का? प्रवासी पक्षी कहते हैं। कागज का पुनर्चक्रण। आइए देखते हैं हम लोग कागज का क्या है पुनर्चक्रण। वनोन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हैं। टन कागज प्राप्त करने हेतु पूर्ण रूप में विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता। कितने वृक्षों को? 17 वृक्षों को काटा जाता। अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए। बिल्कुल सेवा उपयोग के लिए कागज को 5 से 7 बार तक पुनः चक्रण किया जा सकता है। कितने बार? 5 से 7 बार। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि कोई छात्र दिन में मात्र एक कागज की बचत करता है तो वर्ष में अनेक वृक्ष बच सकते हैं। कागज पढ़ रहे थे कि कागज का पुनः चक्रण या कागज का उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा न केवल वृक्षों को बचाएं वरन कागज उत्पन्न होने में आने वाले जल एवं ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कागज उत्पादन के उपयोग में आने वाले हानिकारक रसायनों में भी क्या हो जाएगी? आपकी कमी आ जाएगी। वन रोपण मतलब पुनः वन रोपण। आइए देखते हैं। वनोन्मूलन का उत्तर पुनः वृक्षारोपण है। वृक्षारोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना होता है। रोपण वाले वृक्ष सामान्यतः उसी स्पीसीज के होते हैं जो उन वन में पाए जाते हैं। कम से कम उतने वृक्ष तो लगाने ही चाहिए जितने हम काटते। प्राकृतिक रूप में भी वन का पुनर्रोपण हो सकता है। यदि वनोन्मूलित क्षेत्र को आबादित छोड़ दिया जाए तो यह स्वतः पुनः स्थापित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पुनः स्थापित हो जाएंगे। प्रकृति पुनर्रोपण में मानव गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। वनों को अब तक बहुत अधिक कष्ट हो चुके हैं। यदि हमें अगली पीढ़ी के लिए हरी संपदा बनाए रखनी है तो अधिक वृक्षारोपण ही एकमात्र क्या हम लोगों का विकल्प है। भारत वन संरक्षण अधिनियम, इस अधिनियम का उद्देश्य प्रकृति वनों का परिरक्षण और क्या करता है? हम लोगों का संरक्षण करता है। साथ ही साथ ऐसे उपाय भी करना जिससे वन और उनके समीप रहने वाले लोगों को आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस चैप्टर के। वन प्राणी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे नाम है जो वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु बने हैं। जैव विविधता का अर्थ है किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में। ये जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आपका 22 मई को मनाया जाता है। किसी क्षेत्र के सीधे पौधे एवं जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति जाल और प्राणी जाति से जाने जाते हैं। प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीसीज का अपने आवास में किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु चलन होता है। मतलब जब लोग अपने अंडे देते हैं तो इधर आ जाते हैं। उनका जो आवास होता है वो बहुत वहाँ ठंडा होता है, वहाँ वो अंडे नहीं दे सकते हैं। आई होप आपको आज की मेरी क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका 7th चैप्टर होगा कोशिका संरचना एवं प्रकाय। 7th चैप्टर हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिएगा आप लोग।